नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तैयारी कौन सी? यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए हम ऐसे लोगों को देखना पसंद करते हैं जिन्होंने उस मानक को अचीव कर लिया होता है। ऐसे ही एक टॉपर कह सकते हैं हमारे साथ मौजूद है विवेक, जो कि जेआरएफ हैं, और इनसे हम आज बातचीत करेंगे। इनकी गलतियों से सीखने का प्रयास करेंगे, इनकी खासियतों से सीखने का प्रयास करेंगे, पूरी जर्नी को जानेंगे। विवेक, एक छोटा सा परिचय जो है वो हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम, भैया ने आपको जैसे बता ही दिया, मेरा नाम विवेक है और मैं बेसिकली जबलपुर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ। वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पढ़ रहा हूँ और 4th सेमेस्टर में हूँ। और मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो नवोदय विद्यालय से हुई, जवाहर नवोदय विद्यालय बरगी जबलपुर। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन है वो डीएवी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हुआ और वर्तमान में मैं मास्टर्स की पढ़ाई जो है वो बीएचयू से कर रहा हूँ और रेगुलर भैया लोग के सानिध्य में रहता हूँ। तो सीयूटी पीजी में जो मेरा एडमिशन हुआ उसके लिए भी मैं स्टोरी का उस समय अपने नए दौर में था, तो उसी समय हमने सीयूटी पीजी से जुड़े और तैयारी की और भैया लोगों का निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसी क्रम में मैं आज भैया के साथ बैठा हूँ और जो थोड़ी बहुत चर्चा है वो हो रही है। बहुत बढ़िया विवेक। विवेक, सबसे पहली चीज़ जो आती है, शुरू से शुरू करते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो डिसीजन था वो पहली बार आपके दिमाग में कब आया था, और ये मतलब आपने सोचा था कि हमें करना ही है, अचानक से ऐसे कुछ मन में आके करते हैं? भैया नवंबर दिसंबर में जब 2023 में हमारा एडमिशन हुआ बीएचयू में, तब सेम टाइम पे मेरे पीसीएस के एग्ज़ाम चल रहे थे, जो एमपी पीसीएस है। तो उस समय लोगों ने बताया कि नेट एग्ज़ाम होता है, तो पहले इसके बारे में सुना होता, क्योंकि हमको जो टीचर्स पढ़ाते थे तो हम उनसे पूछते थे कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो यही सुनने में आता था कि ये नेट क्वालिफाई हैं इसलिए आज यहाँ पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम नवोदय में ही पढ़े तो वहाँ टीजीटी पीजीटी जो होते थे उनसे कभी जानकारी मिलती थी, तो यही बताते थे कि हमने नेट क्वालिफाई किया है इसलिए आज हम पढ़ा पा रहे हैं। तो सोचा कि पीसीएस, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे तपते रहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे होता है। तो उसी क्रम में मेरे 2 एग्ज़ाम रेगुलर थे, तो मैंने पहली बार नेट भरा। सीयूटी पीजी की कुछ तैयारी थी, तो उसी के चलते मैंने सोचा कि दे के आया जाए। एक एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, तो मैंने सोचा कि कहीं दिया जाए। फिर पहले अटैम्प्ट में जब अच्छा स्कोर आया तो लगा कि हाँ अब इसके तरफ ध्यान दिया जा सकता है। फिर जो लोग जानकार थे, जिनका पहले निकला हुआ है, उनसे कुछ बातचीत की। उन्होंने बताया कि क्या पर्क्स हैं इसके, क्या नहीं है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। उसकी जानकारी लेते लेते एक इंटरेस्ट बन गया। और फिर बीएचयू जैसे संस्थान से जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक रिसर्च की तरफ जो ध्यान वो आकर्षित होने लगता है, और यही कारण था कि यूजीसी नेट की तैयारी मैंने चालू की। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि आपका मास्टर्स का सेशन क्या है और कौन से सेशन में आपने निकाला, कितने क्वेश्चन सही हुए थे, इसका डिटेल थोड़ा सा बताइए। मास्टर्स के लिए जो मैं एनरोल हुआ है 2023 से 2025 के लिए हुआ हूँ। मैंने पहला अटैम्प्ट मेरा जो हुआ वो दिसंबर 2023 था। तो उसमें मेरे 93 क्वेश्चन सही थे, तो उसमें मेरा लगभग 4 से 5 क्वेश्चन से जो ओबीसी कट ऑफ था वो 98 या 99 क्वेश्चन जेआरएफ। हाँ, नेट हो गया था। नेट हो गया था। तो शायद यही एक मोटिवेशन का कारण था कि अगर आप पहली बार में नेट हो जा रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत लगाएंगे तो शायद आप उसको क्लियर कर जाएंगे। और यही कारण था कि मैंने फिर जून के लिए प्रिपेयर किया, बट जून में कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर ऑनलाइन हुआ, इसके चलते वो भी उतना ठीक नहीं गया। लेकिन दिसंबर में थोड़ा एक था कि ठान लिया कि करना है, तो थोड़ा मेहनत की, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेहनत में ही। मैं मानता हूँ आप अगर रेगुलर करते हैं थोड़ा मेहनत में सब चीज़ें हो जाती हैं। कितने दिन की तैयारी रही विवेक, और साथ ही साथ आपने क्या शेड्यूल फॉलो किया, कौन से सोर्सेज फॉलो किए? ये 2-3 सवाल हैं जो एक साथ आप ट्राई करिए आंसर करें। जून का जो रिज़ल्ट आया वो बहुत लेट आया, अक्टूबर 2024 में उसका रिज़ल्ट आया, और लगभग 1-1.5-2 महीने बाद ये आ गया कि अब दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने था। तो ज़्यादा समय नहीं था, पर एक अच्छी बात थी कि अक्टूबर के लिए पढ़ के आ रहे थे, तो ये था कि बस अब उसी को रेगुलर रखेंगे तो जो बेसिक गलतियां हुई हैं उनको छोड़ के अगर आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, यही सोचते हुए। और इस बार फिर जब हमारा मास्टर्स के मेरा 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए, 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब मेरे हो गए, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं घर नहीं जाऊँगा, तो मैं यहीं रहता हूँ, हॉस्टल में कोई रहेगा नहीं, अपना खाऊंगा पीऊँगा और उसके बाद सिर्फ पढ़ूंगा। तो मैंने 1 महीने वहाँ सोचा कि यहाँ पे अगर डेडिकेट हो जाऊँगा तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरी जो हर बार थोड़ी तैयारी कम हो जा रही थी वो कहीं घर जाने से हो जा रही थी, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत कुछ काम ना काम निकल ही आता है तो नहीं हो पाता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि 1 महीने यहीं रहूँगा। थोड़ा स्टार्टिंग में बुरा भी लगा क्योंकि हॉस्टल में कोई रहता नहीं था, तो हम ही लोग, मैं ही रहता था, 1-2 लोग और रहते थे, तो बस खाना खाने जाओ, आओ, पढ़ो, तो ये था। और सोर्सेज के लिए जैसा आपने बताया, तो मैं रिकमेंड ही करता हूँ
हूँ लोगों को कि आपके आसपास के लोग अगर अच्छे हैं, वो आपको पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं, तो आप किसी भी विपदा से निकल जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो मैं सोर्सेज़ के लिए तो 2-4 बुक्स हैं जो रेगुलर पढ़ी, वो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरी पढ़ी। मैं जितना पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ने की कोशिश की। जैसे आर्य पब्लिकेशन की बुक सबको पता है, भारतीय इतिहास के लिए। और उसके बाद पेपर 1 पे मेरा जोर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अगर पेपर 1 का स्कोर अच्छा है तो आप अच्छा कर जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि पेपर 1 आपको सपोर्ट करता है। आप बहुत भी पढ़ लेंगे तो इतिहास के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप 100 में से 100 नहीं ला सकते, 100 में से 90 नहीं ला सकते, तो आपको ज़रूरत होती है कि आप पेपर 1 की तैयारी अच्छे से करें। तो आज का दौर अच्छा है, जैसे हिस्टोरिका के प्लेटफॉर्म हो गए, अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी उपलब्ध कराते हैं और आपको गाइडेंस भी दिलवाते हैं। तो वहीं से मुझे हेल्प हुई। तो मैंने 2-4 ऐसे वेबसाइट्स थे और 2-4 ऐसे प्लेटफॉर्म थे, 2-4 ऐसे अच्छे मेंटर लोग थे जिनसे मिला। तो पेपर 1 के लिए कुछ लोग अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जाएंगे इजीली मिल जाते हैं, आपको कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो लोग मिल जाते हैं आपको। तो ये अवेलेबिलिटी थी, तो इसने मुझे बहुत हेल्प की और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम निकालने में मेरी मदद की। थोड़ा सा सोर्सेज पे और थोड़ा सा जोर देते हैं, और साथ ही साथ अपने मार्क्स थोड़ा सा बताइए कि पेपर 1 में कितना था, पेपर 2 में कितना था, वो चीज़ थोड़ा सा। पेपर जो टोटल क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन में से पेपर 1 जो मेरा था, पेपर 1 में मेरे क्वेश्चन इस बार जो थे दिसंबर 2024 में मेरे 38 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 50, और 61 स्कोर मेरा वहाँ पे था। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो हम जनरली तैयारी में क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं, वही हुआ, तो कुछ वहाँ गलत हो गए, बट प्रभु की कृपा से 38 और 61 आपके रहे। हाँ 38 और 61 पहले मेरा ये उसका स्कोर था, मेरे क्या आंसर की चेक करने के बाद ये मेरा स्कोर था। उसके बाद जब फाइनल आंसर की आई, जब मुझे इसका अंदाज़ा था कि 2-3 क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप होंगे क्योंकि वो कंफर्म थे। तो उसके बाद जो रेगुलर हुआ मेरा 38, यहाँ पे 38 ही रहा। वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद 102 मेरा स्कोर रहा। 102 क्वेश्चन मेरे सही थे, 204 मेरा स्कोर था और 99.68 मेरा परसेंटाइल रहा। नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ सोर्सेज बताइए कि बुक्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और पेपर 1 के लिए अगर कोई बुक या फिर चैनल हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। पेपर 2 अगर हम डोमेन की बात करें हिस्ट्री के लिए, आप जैसे मैंने एक बताया कि आर्य पब्लिकेशन की इतिहास की किताब आप पढ़ सकते हैं। विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री जो आती है वो बहुत बढ़िया किताब है उस चीज़ के लिए। और मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया वो MCQs पे किया। तो AGP पे भी अगर मैं मानता हूँ, अगर आप पेपर लगाने के पहले आपने 5000-6000 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं तो वो आपको बहुत मदद करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट मेरे सामने आते थे जो मैं पढ़ते समय मिस कर जाता था, पर वो क्वेश्चन के थ्रू मुझे याद रहते थे कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है यहाँ पे, तो जब दोबारा ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं उसको सही कर लूँगा। और इसने बहुत कुछ हेल्प किया। और मेरा ये था कि मेरे रूटीन में अगर कोई चीज़ मिस हो जा रही है तो हो जा रही है, बट मैं क्वेश्चन लगाना नहीं छोड़ता था। अगर दिन का बनाया हुआ है कि 100 क्वेश्चन अ डे लगाना है तो वो लगाना है। फिर रात को 12 बजे आप सोते सोते बिस्तर पर लगाइए। जैसे आप क्वेश्चन लगाने में एक सहूलियत ये होती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक नेचुरल सेटिंग में बैठ के ही लगाना है। आप बढ़िया जहाँ पे बैठे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप बढ़िया क्वेश्चन लगा सकते हैं। आजकल मोबाइल में सब अवेलेबल है। और पेपर 1 के लिए मैं बताना चाहूँगा, पेपर 1 की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत सिंपल थी। पेपर 1 आपको खुद नंबर देता है अगर आप थोड़ा जागरूक रहते हैं तो, क्योंकि अगर आप थोड़ा मैथ्स पे काम कर लेंगे तो लगभग ओवरऑल DI वगैरह मिला के और 5 क्वेश्चन ऐसे अदर मिला के 10 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं। तो पैसेज हम लोग बचपन से सॉल्व कर रहे हैं तो 5 नंबर आप वहाँ से उठा लीजिए, तो 15 नंबर लगा। अगर आप मैथ्स में अच्छा काम कर लेते तो 15 नंबर आपके सेफ हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप पेपर 1 की थोड़ा और तैयारी करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा कर लेते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा कर लेते हैं, तो वहाँ से 5-6 क्वेश्चन ऐसे कर करके अगर आप उसमें बांट देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है पर्यावरण पे जो आजकल क्वेश्चन आते हैं, कौन सी ट्रीटी कब हुई, कब नहीं हुई, कौन सा कन्वेंशन कब आया, कब नहीं आया, इस पे बहुत जोर, क्योंकि पर्यावरण के बचाव का दौर है तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे, रामसर साइट्स वगैरह को पढ़ के जाएंगे तो ये आपको हेल्पफुल होता है, जो शायद मिस हो जाता है कई बार सिलेबस में, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और कई बार क्वेश्चंस के थ्रू आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अमेजिंग। तैयारी करते के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आप, या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में, मोस्टली माने तो तैयारी करके सेकंड अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया JRF, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट आपका रहा, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नेट के चंगुल में फंस गए हैं कि भाई नेट बार बार, या फिर कई बार कुछ नहीं हो रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कई बार नेगेटिविटी आती है। तो आपके मन में भी कई बार ऐसा रहा होगा। उस दौर को आप कैसे झेलते थे और लोगों को कैसे झेलना चाहिए? यहाँ पे एक पॉइंट जो मिस हो गया, वो एक पॉइंट ये भी था कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका पिछला स्कोर था उससे भी नीचे आपका स्कोर आता है अगले एग्जाम में प्रिपेयर, जो रहा भी शायद आपका। हाँ, प्रिपेयर करते समय, क्योंकि मेरा दिसंबर वाला जो रिजल्ट था उसमें ज़्यादा नंबर थे और जो जून 2024 हुआ उसमें मार्क्स कम थे, तो कई बार ये डीमोटिवेशन का कारण बनता है। लेकिन जिया मस्कूर का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि कभी कभी तो लगता है कि चलती रेल से कूद पड़ूं,
है। फिर दिल कहता है कि अब तो बस थोड़ा रास्ता बाकी है। क्या बात। तो जब अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के बहुत करीब हैं तो थोड़ी और एफर्ट मार के आप अगर उस तक पहुँच सकते हैं तो वापस 0 पे जाने से अच्छा है कि 96 से 100 पे पहुँच जाइए। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ हो सकती है जो हमको आगे चलाती है। और कविताओं से प्यार के कारण ही ऐसा हुआ कि कभी पीछे हटने का मन नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कवि हैं जिन्होंने बोला है कि रेगुलर चलते रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो पा ही जाएंगे। तो विवेक जो है वो इन्होंने जैसे एक पंक्ति मार दी आपको, तो इससे पता चला होगा कि कविता के काफ़ी शौकीन है। और इन्होंने बता भी दिया कि कविताएं जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करती रहती हैं। ये खुद अपनी कविताएं भी लिखते हैं और साथ ही साथ सुनते पढ़ते रहते हैं। विवेक, ये बताइए कि इस दौरान में डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या रहे आपके और उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया था? देखिए, मैं जो मुझे बेसिक डिस्ट्रैक्शन लगता था कि अगर एक बार आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो फिर पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जिसको देखते हुए मैंने ये चुना था कि मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर मैं जाता हूं तो शाम को फिर दोस्तों का फ़ोन आता है कि आओ बैठें, तो वो 3-4 घंटे जो टाइम था उसको मैनेज करना था कहीं ना कहीं। तो उसको देखते हुए मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही था कि अगर आप बाहर चले जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त ही तो संभालते हैं एन मौके पर, बट कहीं ना कहीं जब आप तैयारी कर रहे होते तो थोड़ा ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा समय ज़रूरी चीज़ को दें, और जो चीज़ थोड़ा कम ज़रूरी है बट थोड़ा कम ज़रूरी है उसको थोड़ा वहाँ समय बचा लें। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए यही था कि अगर मैं घर चला जाऊँगा तो ये थोड़ा काम, वो थोड़ा काम, थोड़ा चहल पहल, घर के लड़के बच्चे तो उनसे मन लग जाता है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैंने यही सोचा कि इस बार मैं यहीं रहूँगा, एक कमरा होगा, मैं रहूँगा, किताबें रहेंगी, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वही मैंने डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए वही किया कि मैं यहीं रहा बहुत अच्छा, छुट्टियों के दौरान। बहुत अच्छा। फाइनल डेज जब आते हैं, जैसे 10 दिन बचा है या 15 दिन बचा है या 3 दिन बचा है, उन दिनों में थोड़ा सा प्रेशर आने लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर वो जो स्कोर है पुराना आपके मन में झलक रहा है कि लग रहा था कि पिछली बार भी हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ था। तो वो सब चीज़ें कैसे आप झेलते थे या कैसे उसको आपने मैनेज किया था? सबसे ज़्यादा तो दिमाग में यही आता था कि नहीं होगा तो क्या होगा। जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यार मैं पिछले 1 हफ्ते से लगा हुआ हूँ, पिछले 1 महीने से लगा हुआ हूँ, पिछले 2 महीने से इसी चीज़ पे लगा हुआ हूँ, पर अगर ये नहीं निकला तो आगे क्या, और मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस समय पे मैं मानता हूँ कि अगर मैं जो करता था वो मैं तो खैर म्यूज़िक का शौकीन आदमी हूँ, कविताओं का शौकीन आदमी हूँ, तो अगर आप उन चीज़ों को सुन लेते हैं तो दिल वैसे ही हल्का हो जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे पिताजी इसमें एक बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया है, क्योंकि जब मैं 12वीं की कक्षा पास किया तो उन्होंने बोला, मैं बहुत उदास था क्योंकि मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतने मेरे मार्क्स नहीं आए थे। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत खूबसूरत चीज़ कही थी कि मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन तुम जहाँ पढ़ रहे हो मैं तुमको वहाँ पढ़ा सकता हूँ, और तुम्हारा छोटा भाई जहाँ पढ़ रहा है मैं तुमको उसको वहाँ पढ़ा सकता हूँ, तुमको जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। तो जब मैं 8वीं तक पढ़ के ये सब कर सकता हूँ तो तुम तो अभी ग्रेजुएशन करोगे, आगे मास्टर्स करोगे, तो तुम अपने लाइफ में और कुछ कर सकते हो। क्या बात है। तो ये लाइंस जो थी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा, क्योंकि मैं इतना ठीक ठाक दिखता था ना, मेरी इतनी हाइट थी, वो सब उसके बाद मैंने थोड़ा टेंशन को कम किया, और अभी भी उन्हीं का सपोर्ट रहता है, रेगुलर बना रहता है कि करते रहिए, क्योंकि जीवन में मानता हूँ कि हम में से कोई नहीं जानता कि हम लोग कहाँ जाएंगे, जीवन जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। तो बस मेहनत करते रहना हमारे हक में है, और यही चीज़ बार बार मोटिवेट करती थी कि करते रहते हैं, जो कर रहे हैं करते रहते हैं, ये छोड़ देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उससे डर काफ़ी कम हुआ कि नहीं होगा, तो मैंने यही सोचा कि नहीं होगा तो फिर देंगे, क्योंकि अभी बहुत उम्र तो है नहीं, 22-23 की उम्र के हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे जीवन में अगर कुछ नहीं हुआ तो। बस यही सोच के रेगुलर लगे रहते थे। बहुत बढ़िया। चूँकि आप कविता के शौकीन हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ पंक्तियां आप अंतिम समय में जाते जाते कुछ मोटिवेशनल हो सकती हैं। चूँकि आप प्रेम के कवि हैं तो प्रेम पे भी अगर कुछ सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुना सकते हैं। प्रेम तो लोग आजकल प्रेम के अलग अलग मानी हैं, पर मेरे हिसाब से प्रेम से बड़ा संघर्ष तो कोई है ही नहीं जीवन में। अगर आपके प्रेम आपको मिल जाता है तो लगभग आपको सब मिल जाता है। मैं आज यहाँ भैया के साथ बैठा हूँ या इतना अच्छे से उनसे बात कर रहा हूँ तो उसका कहीं ना कहीं कारण एक यही है कि एक प्रेम है, स्नेह है, जो मुझे यहाँ मास्टर्स में शुरुआत से आने से मिला हुआ है। तो प्रेम की कविता तो शायद इस बातचीत के लिए सही नहीं रहेगी, पर बीच में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो शायद करंट के सिचुएशंस को देखते हुए मैंने लिखी थी, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ कि देखकर उसको बदन में तरक्की आ गई, सूखते एक पेड़ पे मानो पत्ती आ गई, कम उम्र में हो गया एक लड़की का ब्याह, गोद में एक बच्ची आ गई, और क्या बात है। कुछ सिपाही जंग से खुद ना वापस आ सके, घर तिरंगे में लिपट के वर्दी आ गई, और एक लड़के को किताबों से नफरत हो गई, नौकरी उसको मिली जिसकी अर्जी आ गई। है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कुंवर बेचैन जी की बहुत
मोटिवेशनल पंक्ति है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। कभी भी आप अगर ऐसा लगे कि आप जीवन में पिछड़ रहे हैं तो उनको आप गुनगुना सकते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो लोग चल रहे हैं एक पाँव से भी, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात तो है, कहीं ना बहुत कहीं बढ़िया, अगर बहुत हम बढ़िया। अपने पूरे संसाधनों को इकट्ठा करके कहीं पे भी लगाते हैं और मेहनत करते हैं तो हम वो पा जाते हैं जो पाना चाहते हैं। बहुत अच्छा विवेक, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये इंटरव्यू दे करके अच्छा लगा मुझे होगा। बहुत अच्छा लगा। अंतिम में आप जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ। जो द हिस्टोरिका से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या सजेशन देंगे, प्रिपरेशन की अगर टिप्स आप देना चाहें तो वो दीजिए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। देखिए, प्रिपरेशन तो ऐसा है कि मैंने बड़ी सिटीज़ में भी रह के प्रिपरेशन की है, मैं इंदौर में भी रहा हूँ, पर जो बेसिक चीज़ लैक करते हैं वो ये होती है कि आपको वो एक पर्सनल सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके तो आजकल मैंने सुना कि कुछ कोचिंग्स जो हैं वो ये भी चला रही हैं कि पर्सनल मेंटर्स देने के लिए भी आपसे पैसे लेती हैं। तो पर्सनल मेंटर जो होता है वो आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब कहने की बातें होती हैं कि मैं कहीं नहीं गिरा, मैं कहीं नहीं झुका, मैं कभी मुझे गिरने की बात नहीं है। हर कोई गिरता है, हर कोई उठता है। उस समय आपको एक आदमी की ज़रूरत होती है जो आपको स्नेह से कहे कि नहीं, तुम करते रह जाओगे। प्रिपरेशन के दौरान दो तरह के लोग मिलते हैं, एक आपको कहते हैं कि पढ़ तो ऐसे रहा कि जैसे निकाल ही लेगा, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम पढ़ते रहो, ऐसे ही तो निकल जाएगा। ये दोनों शब्द लगभग आसपास, दोनों वाक्य लगभग आसपास दिखने में लगते हैं, लेकिन इन दोनों का जो मतलब है वो काफ़ी अलग अलग है। तो मैं यही मानता हूँ कि हिस्टोरिका आपको पढ़ाई में मदद करता है, क्योंकि ये तो मैंने मेहनत जो है वो सामने से देखी है। मैं पिछले 2 सालों से रेगुलर मेहनत देखते आ रहा हूँ। हिस्टोरिका जहाँ पे आज है पहले वहाँ नहीं था, लेकिन जहाँ पे वो पहुँचा है वो अपनी मेहनत से पहुँचा है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, क्योंकि जब ये हिस्टोरिका की शुरुआत थी तभी हम लोगों की भी शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं जो प्रेम और स्नेह यहाँ से मिलता है वो उसकी ज़रूरत एक कह सकते हैं एक एस्पिरेंट को जो ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप एक एस्पिरेंट होते हैं तो लोग आपके पीछे ही पड़े होते हैं कि आप एग्ज़ाम निकालिए, नहीं निकलेगा तो आप उनसे नज़र नहीं मिला पाते हैं। तो लाइफ में कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जिनसे आप नज़र मिला सकें, जो इस चीज़ को समझ सकें कि अगर आप इतने नंबर से रह गए तो क्यों रह गए और क्या करेंगे तो वो नंबर को पा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिका से वो सपोर्ट मिलता रहता है और मैं इसका बहुत आभारी हूँ भैया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। आपने इस इंटरव्यू को पूरा देखा, आशा करता हूँ कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक अपने साथी को जिससे आप जलते नहीं हैं, आप चाहते हैं कि वो भी निकाल ले, आप उसको शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन जो है वो कैसा लगा। ऐसे ही कई सारे टॉपर्स के साथ हम बातचीत करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको ये चीज़ें मिल पाएंगी। आपका इस इंटरव्यू को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, आप आए और आपने इंटरव्यू दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी को दमदार तरीके से चलते रहने दीजिए।